हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर चंद्रा क्लासेस। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा जॉफरी चौसर की एक बहुत ही फेमस पोएम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। दोस्तों, जेफरी चौसर इंग्लिश के वेल नोन पोएट और ऑथर हैं। जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। दोस्तों, जॉफरी चौसर का ये वर्क प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, ये पोएम जॉफरी चौसर की एक लंबी पोएम है और आज हम इसकी समरी हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ की फैक्ट्स। दोस्तों, ये पोएम 24 स्टोरीज का एक कलेक्शन है और साथ ही इसको 17,000 लाइन में लिखा गया है। इस पोएम को 1387 से 1400 के बीच लिखा गया था और इसका ओरिजिनल टाइटल है टेल्स ऑफ कैंटरबरी और इसकी सेटिंग किंगडम ऑफ इंग्लैंड 14वीं शताब्दी में रखी गई है। इस पोएम की थीम सोशल क्लास, रिलीजन और सोशल सटायर पर बेस्ड है। ये पोएम अर्ली 15th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी और इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। दोस्तों, ये पोएम पिलग्रिम्स के एक ग्रुप पर बेस्ड है जो कि लंदन से कैंटरबरी की यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स। अब चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत होती है जनरल प्रोलॉग से। इस जनरल प्रोलॉग में हमारा राइटर यानी कि जेफरी चौसर स्प्रिंग का डिस्क्रिप्शन देता है और साथ ही हमें ये भी बताता है कि तीर्थ यात्रा यानी कि पिलग्रिमेज पर जाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है। इसके बाद राइटर हमें नेचर यानी कि पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पति, पहाड़, पक्षी आदि चीजों के बारे में बताता है। जनरल प्रोलॉग के बाद राइटर अपनी कैंटरबरी यात्रा के बारे में बताना शुरू करता है। तीर्थ यात्रा के अनुकूल मौसम में एक दिन हमारा पोएट यानी कि चौसर एक इन में रुकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन का मतलब सराय होता है जहां पर लोग अपनी यात्रा के दौरान ठहरते हैं। इस इन का नाम टैवर्न इन था जो कि टेम्स रिवर के साउथ में था। राइटर अपनी दिन भर की यात्रा करने के बाद शाम को इस इन में पहुंचता है और जैसे जैसे रात होती है काफी लोग इस इन में इकट्ठा हो जाते हैं। राइटर देखता है कि कुल 30 लोग इस इन में इकट्ठा हैं और वे सभी एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उनका डेस्टिनेशन एक ही था, वे सभी कैंटरबरी जा रहे थे। पोएट उन सभी पिलग्रिम से बात करता है और एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। दोस्तों, इसी इन में एक होस्ट भी मौजूद रहता है जिसका नाम होता है हैरी वैली। मैं आपको हैरी वैली के कैरेक्टर के बारे में बता दूं। हैरी वैली एक बहुत ही अच्छा आदमी है। उसका नेचर काफी फ्रेंडली है। वो सभी के लिए भोजन पकाता है, सबको भोजन सर्व करता है और सभी को शराब भी पिलाता है। इस सीन में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और ये चीज देखकर हैरी वैली को बहुत अच्छा लगता है। वो ये भी कहता है कि उसने कभी भी इतने सारे खुश लोगों को एक साथ नहीं देखा था। वैसे दोस्तों, उन सभी पिलग्रिम्स के पास अपना अपना घोड़ा था, लेकिन कैंटरबरी की यात्रा काफी दूर थी और सभी को जल्दी पड़ी थी कि वे जल्द से जल्द कैंटरबरी पहुंचे। लेकिन तभी हमारा होस्ट यानी कि हैरी वैली सभी के सामने एक प्रपोजल रखता है। वो सब पिलग्रिम से कहता है कि देखो, अगर हम ऐसे ही कैंटरबरी जाकर चले आएंगे तो ये कितना बोरिंग सा हो जाएगा। हैरी वैली की इस बात पर सभी लोग विचार करते हैं और कहते हैं कि बात तो खैर सही है। इस पर हैरी वैली कहता है कि देखो, हम में से हर एक 2 स्टोरी कैंटरबरी जाते टाइम और 2 स्टोरी कैंटरबरी से आते टाइम सुनाएगा। जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी उसको हम सभी मिलकर एक डिनर पार्टी देंगे। हैरी वैली की इस बात पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं। साथ ही हैरी वैली ये भी कहता है कि देखो, हम किसी को भी स्टोरी सुनाने से मना नहीं करेंगे, चाहे उसकी स्टोरी जैसी भी हो। हर किसी को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। अब दोस्तों, यात्रा शुरू होती है और इस बात पर विचार किया जाता है कि सबसे पहले स्टोरी कौन सुनाएगा। हैरी वैली पासा फेंकता है और कहता है कि जिसके अंक सबसे कम होंगे सबसे पहले स्टोरी वही सुनाएगा। और फाइनली सबसे पहले स्टोरी सुनाने की बारी आती है नाइट की। दोस्तों, ये चीज़ देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है कि स्टोरी की शुरुआत नाइट कर रहा है, क्योंकि नाइट एक नोबल आदमी है। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोलॉग में बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन आज हम केवल 6 मेन स्टोरीज को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नाइट की स्टोरी। दोस्तों, नाइट अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले गॉड को याद करता है और फिर अपनी स्टोरी को शुरू करता है। नाइट की स्टोरी की शुरुआत होती है ड्यूक थीसियस से, जो कि रशिया के एक देश से एथेंस वापस लौट रहा था। थीसियस के साथ उसकी वाइफ हिपोलिटा और उसकी साली एमिली भी थी। रास्ते में थीसियस औरतों के एक ग्रुप से मिलता है जो कि रो रही होती हैं। थीसियस के पूछने पर वे सभी औरतें बताती हैं कि एक क्रूर शासक ने उनके हस्बैंड्स को मार दिया है और अब वो उनकी डेड बॉडी भी नहीं लौटा रहा है दफनाने के लिए। उन औरतों की बात सुनकर थीसियस को गुस्सा आ जाता है और थीसियस उन औरतों की मदद करता है और उनके मरे हुए हस्बैंड की डेड बॉडी भी उन्हें सौंपता है। इस लड़ाई में थीसियस के लोग 2 यंग नाइट्स को पकड़ते हैं। एक का नाम होता है पेलमन और दूसरे का नाम होता है आरसाइट। वे दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और थीसियस उनको मारने के बजाय उन्हें एथेंस ले जाता है और कैद खाने में कैद कर देता है।
एक सुबह पेलमन जेल की खिड़की से एक बहुत ही खूबसूरत लेडी को देखता है और उसे देखते ही पेलमन को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। यानी कि वो इतनी खूबसूरत होती है कि पेलमन को एक ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है। और दोस्तों ये लेडी कोई और नहीं बल्कि थीसियस की साली एमिली थी। उसी वक्त आरसाइड भी एमिली को नोटिस करता है और उसे भी एमिली पसंद आ जाती है। अब इन दोनों नाइट को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। इस बात पर पेलमन और आरसाइड में बहस छिड़ जाती है कि आखिर एमिली किसकी है। तभी आरसाइड के लिए थीसियस के दरबार से एक फरमान आता है कि आरसाइड को अब कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त रहेगी कि आरसाइड कभी भी एथेंस लौट कर दोबारा नहीं आएगा। आरसाइड अपनी आज़ादी से बहुत खुश है और वो सोचता है कि वो एथेंस लौट कर जरूर आएगा। वो सोचता है कि आगे चल के वो एक आर्मी तैयार करेगा और एमिली को यहाँ से भगा ले जाएगा। वहीं पेलमन इस बात से खुश रहता है कि चलो कम से कम वो तहखाने में रहकर एमिली को देख तो सकेगा। जेल से आज़ाद होने के बाद आरसाइड अपना भेष बदलकर दोबारा एथेंस आता है और उसे थीसियस के ही कोर्ट में काम भी मिल जाता है। उधर एक दिन मौका देखकर पेलमन भी जेल से फरार हो जाता है और वो जंगल में जाकर मिलता है आरसाइड से। भले ही आरसाइड ने अपना भेष बदल रखा था, लेकिन पेलमन उसको एक झटके में पहचान जाता है। वहीं जंगल में ही इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी थीसियस अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंचता है और दोनों को पकड़ लेता है। थीसियस के पूछने पर पेलमन सारी बात थीसियस को बताता है। थीसियस उन दोनों से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो ऐसे मत लड़ो, मैं तुम दोनों को अपनी तरफ से 100 नाइट्स देता हूँ और जाओ 1 साल के लिए अपनी आर्मी को रेडी करो। 1 साल के बाद पूरे राज्य के सामने तुम दोनों के बीच लड़ाई होगी और जो उसमें जीतेगा एमिली उसकी हो जाएगी। थीसियस की इस बात पर आरसाइड और पेलमन एग्री हो जाते हैं। फाइनली 1 साल के बाद पेलमन और आरसाइड अपनी अपनी आर्मी के साथ एथेंस वापस आते हैं। लड़ाई को शुरू करने से पहले वे सभी गॉड से प्रे करते हैं। पेलमन वीनस से प्रे करता है, वीनस जो कि गॉडेस ऑफ लव हैं। आरसाइड मार्स से प्रे करता है, मार्स जो कि गॉड ऑफ वार हैं। उधर एमिली भी डायना से प्रे करती है, डायना जो कि गॉडेस ऑफ चेस्टिटी हैं। एमिली चाहती है कि जो उसको डिजर्व करे फाइनली वही उसका हस्बैंड बने। पेलमन ने लव गॉड से प्रे किया था, इसलिए ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कि पेलमन लव को जीतेगा। वहीं आरसाइड ने मार्स से प्रे किया था, यानी कि उसको ये बैटल जीतनी थी। फाइनली दोस्तों जंग शुरू होती है। पेलमन और आरसाइड दोनों बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हैं और इस वार में आरसाइड जीत जाता है। आरसाइड जीतने के बाद जैसे ही अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगता है, आसमान से एक डिवाइन अनाउंसमेंट होती है, यानी कि एक दैवीय घोषणा होती है। इस घोषणा के होते ही आसमान से आग बरसती है। इस आग में आरसाइड अपने घोड़े समेत नष्ट हो जाता है। जब आरसाइड मरने वाला होता है तो एमिली से कहता है कि एमिली, मैं नहीं बल्कि पेलमन तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा। दोस्तों आरसाइड तो मर जाता है, लेकिन एमिली की शादी पेलमन से करा दी जाती है और आरसाइड के लिए एक ग्रेट फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट अपनी स्टोरी को एंड करता है। नाइट की स्टोरी खत्म होते ही होस्ट मॉन्ग से कहता है कि वो कोई स्टोरी सुनाए, लेकिन तभी मिलर बीच में इंटरप्ट कर देता है। वो कहता है कि मॉन्ग नहीं, पहले वो अपनी स्टोरी सुनाएगा। दोस्तों मैं आपको मिलर के बारे में बता दूं, मिलर एक शराबी आदमी है और ढेर सारे डर्टी जोक्स मारता है। चौसर खुद रीडर से कहते हैं कि अगर उनको मिलर की स्टोरी पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वो अपना पेज पलट के आगे की स्टोरी पर जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि सभी से वादा किया गया था कि हर किसी को अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिलेगा, तो अब मिलर को भी मौका दिया जाता है। दोस्तों ये स्टोरी थोड़ी सी वल्गर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलर अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो बताता है कि जॉन नाम का एक बूढ़ा कारपेंटर था और उसकी एक नौजवान और खूबसूरत वाइफ थी जिसकी उम्र थी 18 साल। उसका नाम था एलिसन। जॉन के ही घर में निकोलस नाम का एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट किराए पे रहता था और वो जॉन की वाइफ यानी कि एलिसन को पसंद करता था। दोस्तों भले ही जॉन बूढ़ा था, लेकिन अपनी वाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव था। वो हमेशा उसके ऊपर ध्यान देता रहता था। जॉन के डर से पहले तो एलिसन निकोलस को मना कर देती है, लेकिन फिर वो भी उसको बाद में पसंद करने लगती है। दोस्तों इसी टाउन में एप्सिलॉन नाम का एक क्लर्क रहता है। वो भी एलिसन को बहुत पसंद करता है, लेकिन एलिसन उसे जरा भी भाव नहीं देती। उधर निकोलस एलिसन से कहता है कि वो उसके साथ एक रात बिताना चाहता है ताकि वो उसे प्यार कर सके, लेकिन दोस्तों जॉन के होते हुए ये कहीं से भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था।
फिर निकोलस एलिसन से कहता है कि उसके पास एक ट्रिक है। निकोलस उस बूढ़े कारपेंटर जॉन के पास जाता है और कहता है कि देखो जॉन, एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आने वाली है, जो बाढ़ नोआ के टाइम पे आई थी। इसलिए हम तीनों यानी कि तुमको, मुझे और तुम्हारी वाइफ को नाव पर चलना चाहिए। दोस्तों जॉन तो होता ही है एक कारपेंटर, वो फट से एक नाव तैयार करता है और तीनों उस नाव पे चले जाते हैं। नाव पर जाकर कारपेंटर सो जाता है और उसी बीच एलिसन और निकोलस को टाइम मिल जाता है और फिर वो दोनों बेडरूम में जाकर एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह एलिसन की घर की खिड़की पर एप्सलॉन आता है और वो एलिसन से कहता है कि वो बस उसे एक किस दे दे, लेकिन एलिसन मना कर देती है और तभी एप्सलॉन को पता चलता है कि घर के अंदर निकोलस है। एप्सलॉन चुपके से सुनता है कि निकोलस और एलिसन उसकी बुराई कर रहे होते हैं और इस बात पर एप्सलॉन को आ जाता है गुस्सा। वो जाता है लोहार के पास और गरम गरम जलता हुआ एक रॉड लेकर आता है और निकोलस के ऐसी जगह घुसाता है जिसको मैं बता नहीं सकता। अब निकोलस दर्द से पानी पानी चिल्लाने लगता है। जॉन को लगता है कि शायद बाढ़ आ गई, उसे नाव आगे लेकर बढ़नी चाहिए। निकोलस को चिल्लाता देख आसपास के लोग वहां पर आते हैं। वे देखते हैं कि जॉन बाढ़ की तैयारी कर रहा है। वे सभी जॉन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। दोस्तों वैसे ये स्टोरी और भी ज्यादा वल्गर थी, लेकिन मैंने इसको बहुत कम में ही बताया है। दोस्तों यहाँ पर मिलर की स्टोरी तो एंड हो जाती है, लेकिन इन सारे पिलग्रिम्स में रीव भी शामिल था। एक्चुअली दोस्तों रीव ने इस स्टोरी को पर्सनली ले ली, क्योंकि एक टाइम पर रीव भी कारपेंटर था। उसको लगा कि मिलर ने उसका मजाक बनाने के लिए ये स्टोरी सुनाई है। इस पर रीव कहता है कि अब वो एक स्टोरी सुनाएगा। रीव अपनी स्टोरी शुरू करता है। वह कहता है कि सिम्किन नाम का एक मिल चलाने वाला मिलर होता है। वो मिलर बहुत ही चोर होता है। वो लोगों के अनाज की चोरियां करता है और उसका मिल एक कॉलेज के पास होता है। जब भी लोग उसके मिल में कुछ पिसवाने के लिए ले आते थे तो वो उनके अनाज की चोरी कर लेता था। जॉन और एलिन नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट उसके पास आते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलो आज हम इसकी चोरी जरूर पकड़ेंगे। वो दोनों मिलर से कहते हैं कि वे दोनों यहीं रुकेंगे जब तक उनका अनाज पीस नहीं जाता। अब दोस्तों मिलर को मौका नहीं मिलता कि वो चोरी कैसे करे, इसलिए वो एक ट्रिक खेलता है। वो क्या करता है, जॉन और एलिन उन दोनों का घोड़ा खोल देता है। अब वो दोनों अपना घोड़ा पकड़ने के लिए पूरे दिन परेशान रहते हैं और इसी बीच मिलर को टाइम मिल जाता है चोरी करने का। फाइनली रात के टाइम पर जॉन और एलिन अपना घोड़ा पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वे दोनों मिलर के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो रात हो गई है और हम दोनों को तुम अपने घर पे आज रात रुकने का मौका दो। तो मिलर इस बात पर एग्री हो जाता है। मिलर के घर में उसकी बीबी और एक नौजवान खूबसूरत बेटी भी होती है और एक छोटा बच्चा भी। घर छोटा था इसलिए वे सभी एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन अलग अलग बेड पर। दोस्तों जॉन और एलिन मिलर को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे दोनों उसकी वाइफ और बेटी का फायदा उठाएंगे। जॉन जाकर मिलर की बेटी के साथ सो जाता है, वहीं एलिन उसकी वाइफ के साथ। और जब मिलर नींद से जागता है तो कमरे में भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ में जॉन और एलिन दोनों मिलकर मिलर को पीट देते हैं और अनाज की बोरी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से रीव अपनी स्टोरी सुनाकर मिलर से बदला लेता है। दोस्तों अब स्टोरी सुनाने की बारी होती है वाइफ ऑफ बाथ की। मैं वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर बता दूं, ये एक लस्टी टाइप की वीमन है और इसने अपनी लाइफ में 5 शादियां की रखी थी। वो कहती है कि उसे मेल और रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज्यादा पता है, क्योंकि उसने 5 अलग अलग आदमियों को एक्सपीरियंस किया होता है। जब वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी सुनाने जाती है तो एक वक्त पर सभी उसको मना करते हैं, लेकिन होस्ट सबसे कहता है कि नहीं, उसे भी मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एग्रीमेंट है। वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी सुनाने से पहले वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करती है। वो बताती है कि उसके 5 अलग अलग तरह के हस्बैंड थे और उसने सभी पर अपना एक अच्छा अधिकार जमा के रखा था, यानी कि वो सभी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई थी। वो बताती है कि उसके हस्बैंड्स में कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान थे, वहीं हैंडसम और अगली हर टाइप के थे। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसमें से कुछ अमीर और कुछ गरीब भी थे। वाइफ ऑफ बाथ ये भी कहती है कि 5 शादी करके उसने कोई पाप नहीं किया है और इस पर जीसस उसे माफ कर देंगे। वो साथ ही किंग सोलोमन का भी एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि उनके पास भी तो बहुत सारी वाइफ्स थी। तो दोस्तों अब वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी को शुरू करती है। वो बताती है कि किंग आर्थर के कोर्ट में एक लस्टी नाइट एक यंग वीमेन का रेप कर देता है। नाइट के द्वारा एक लड़की का रेप किए जाने पर लोग जस्टिस की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि नाइट का सर धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। इस पर क्वीन आर्थर कहती हैं कि इस नाइट को एक चांस देना चाहिए, अगर इसकी किस्मत रही तो ये जरूर बच जाएगा। क्वीन आर्थर उस नाइट से कहती हैं कि देखो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुमको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
तुम्हें इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है। क्वीन पूछती हैं कि मेरा सवाल ये है कि एक औरत सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा रखती है, मतलब वो सबसे ज्यादा क्या चाहती है। वो नाइट 1 साल तक इस सवाल के जवाब में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कहीं से भी करेक्ट आंसर नहीं मिलता। फाइनली वो थक हार के 1 साल बाद क्वीन के दरबार में आता है। वो देखता है कि 24 लड़कियों का एक ग्रुप क्वीन के कोर्ट में डांस कर रहा है। वो जैसे ही उन सारी लड़कियों के पास पहुंचता है वो सभी गायब हो जाती हैं, लेकिन वहां पर एक बूढ़ी औरत जरूर होती है। वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। नाइट अपना प्रश्न उस बूढ़ी औरत से पूछता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत जवाब देने से पहले कहती है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें सही जवाब दे दिया तो उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नाइट उसकी बात पर एग्री हो जाता है। वो सोचता है कि चलो भले ही मुझे एक बूढ़ी औरत से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बदले मेरी जान तो बच जाएगी। और फिर बूढ़ी औरत उसको राइट आंसर बता देती है। नाइट अपना आंसर लेकर क्वीन के पास जाता है और कहता है कि एक औरत सबसे ज्यादा चाहती है अपने हस्बैंड पर अपना अधिकार। नाइट की इस बात से क्वीन खुश हो जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है। अब उस नाइट को इस बूढ़ी औरत से शादी करना था। अपनी शादी के टाइम पर नाइट कुछ खुश नहीं दिख रहा था। वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी शादी हो रही है, तुम खुश क्यों नहीं हो। तो नाइट इस पर जवाब देता है कि मैं ये शादी मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जवान हूँ और तुम एक बूढ़ी महिला, इसलिए हम दोनों का कहीं से भी मैच नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत जवाब देती है कि देखो, भले ही मैं बदसूरत हूँ, बूढ़ी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फेथफुल रहूंगी। वहीं अगर मैं नौजवान और खूबसूरत हो गई तो इस बात का कोई गारंटी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए फेथफुल रहूंगी। उसकी बात पर नाइट कहता है कि नहीं, मुझे एक फेथफुल लेडी चाहिए। नाइट की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत एक यंग और खूबसूरत महिला में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फाइनली नाइट उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी को एंड करती है। दोस्तों, वाइफ ऑफ बाथ के बाद बारी होती है पार्टनर की। मैं आपको पार्टनर के बारे में बता दूं, पार्टनर हमेशा कहता है कि लालच बुरी बला है। वो कहता है कि जो पैसे के पीछे भागता है वो मौत के रास्ते पे जाता है। इसीलिए वो कहता है कि लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी को लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्टनर खुद बहुत बड़ा लालची आदमी है और वो खुद इस बात से एग्री करता है कि हाँ, उसे पैसों से प्यार है। तो अब पार्टनर अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो बताता है कि 3 दोस्त होते हैं। वे तीनों मनमौजी और आवारा किस्म के होते हैं। वे तीनों एक इन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद वे तीनों शराब पीते हैं और देश दुनिया की बातें करते हैं। तभी वे तीनों देखते हैं कि एक आदमी का जनाजा जा रहा होता है, मतलब किसी इंसान का फ्यूनरल जा रहा है। उन तीनों की पूछने पर उस इन का सर्वेंट बताता है कि ये आदमी उन तीनों का दोस्त था और उसे किसी डेथ नाम के चोर ने मार दिया है। यानी कि किसी डेथ नाम के चोर ने उनके ही फ्रेंड को बेरहमी से मार दिया है। ये चीज जानकर उन तीनों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि हो न हो वो डेथ नाम का चोर अगले टाउन में होगा। वे तीनों उस चोर को फॉलो करने के लिए अगले टाउन पहुंचते हैं। रास्ते में उन तीनों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो कहता है कि वो दुनिया भर में घूम के आया है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो किसी की जवानी अपने बुढ़ापे के बदले ना ले ले। मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो अपना बुढ़ापा किसी और को दे देगा और वो किसी की जवानी लेकर फिर से जवान हो जाएगा। और वो बात बात में ये भी कह देता है कि डेथ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मतलब कि मौत भी उसे नहीं मार सकती। दोस्तों, इन तीनों को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी उस चोर डेथ की बात कर रहा है। वो तीनों उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि हमें डेथ कहाँ मिलेगा। वो बूढ़ा इन तीनों से कहता है कि इसी रोड से सीधे चले जाओ, लास्ट में एक पेड़ होगा, तुम तीनों को वहीं पर डेथ मिलेगी। अब दोस्तों, वो तीनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि यहाँ पर 8 बड़े बड़े सोने के ब्रुशल्स रखे हुए हैं। गोल्ड के ब्रुशल्स को देखते ही वे तीनों उस चोर को भूल जाते हैं और इस गोल्ड को हथियाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे तीनों सोचते हैं कि अगर वे तीनों इन गोल्ड ब्रुशल्स को दिन में ले जाएंगे तो हो न हो वो सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये दिन का टाइम है। इसलिए वे तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रात होने का वेट करेंगे। उन तीनों में से जो सबसे छोटा होता है वो कहता है कि वो जाके टाउन से खाना और पानी लेके आ रहा है ताकि वे तीनों यहाँ पर रात तक रुक सकें। एक जैसे ही वहां से निकलता है, बाकी 2 ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग उसको मारकर इन गोल्ड ब्रुशल्स को आधा आधा बांट लेंगे। वहीं जो बंदा खाना लेने गया है वो इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो खाने के साथ साथ शराब भी ले आता है और उसमें जहर मिला देता है। उसने ये प्लान कर रखा था कि इस शराब को उन दोनों को पिलाकर मारकर और वो सारा गोल्ड ब्रुशल्स ले लेगा। दोस्तों, जैसे ही ये खाना और शराब लेकर पहुंचता है, वो दोनों इसको चाकू से मारकर इसकी जान ले लेते हैं और वहीं वो दोनों भी इस शराब को पीकर मर जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से उन तीनों को मौत मिलती है
और पार्टनर अपनी स्टोरी को समाप्त करते हुए कहता है कि लालच बुरी बला है। अब दोस्तों आखिरी स्टोरी होती है नन्स प्रीस्ट की। दोस्तों ये स्टोरी एनिमल पर बेस्ड है। नन्स प्रीस्ट की स्टोरी शुरू होती है एक विधवा बूढ़ी औरत से जो कि एक छोटे से घर में रहती थी अपनी 2 बेटियों के साथ। दोस्तों उनके पास एक बहुत ही प्यारा मुर्गा था जिसका नाम था चैंटिक्लियर। इस चैंटिक्लियर की आवाज बहुत प्यारी थी और वो सभी का एक प्रिय मुर्गा था। दोस्तों इस चैंटिक्लियर की 7 मुर्गियां थी और उसकी जो सबसे प्यारी मुर्गी थी उसका नाम था पर्टेलॉट। एक रात चैंटिक्लियर को सपना आता है कि उसको एक फॉक्स ने दबोच रखा है। वो सपने के डर से जल्दी से उठता है और पर्टिलॉट के पास जाकर सारी बातें बताता है। पर्टिलॉट चैंटिक्लियर का मजाक बनाती है कि तुम अपने आप को एक अच्छा मुर्गा बताते हो लेकिन तुम एक सपने से डर गए। पर्टिलॉट की बात सुनकर चैंटिक्लियर को भी बुरा लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे बता रहा था। फिर फाइनली दोस्तों एक दिन चैंटिक्लियर उस घर के आसपास घूम रहा था, तभी एक लोमड़ी उसके पास आ जाती है और वो लोमड़ी चैंटिक्लियर की आवाज के लिए उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि तुम एक बार अपनी आवाज निकालो। दोस्तों चैंटिक्लियर भी उसकी बात में आ जाता है और वो जैसे ही आवाज निकालने लगता है उसकी आंखें बंद हो जाती है और लोमड़ी उसे पकड़ लेती है। लोमड़ी जैसे ही चैंटिक्लियर को पकड़ती है वो चैंटिक्लियर चिल्लाने लगता है और सारी मुर्गियां भी चिल्लाने लगती हैं। ये चीज देखकर वो बूढ़ी औरत और उसकी दोनों बेटियां उस लोमड़ी के पीछे भागती हैं। चैंटिक्लियर उस लोमड़ी से कहता है कि तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, क्या इन सब को भी बेवकूफ बना सकते हो? इस बात का जवाब देने के लिए वो लोमड़ी जैसे ही अपना मुंह खोलती है, इस बार चैंटिक्लियर को मौका मिल जाता है और वो उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। लोमड़ी दोबारा से उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन अब चैंटिक्लियर को एक लेसन मिल गया है और वो दोबारा उसके छलावा में नहीं आता। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पोएम जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी कोई भी डिमांड मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।